अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान 94 न्यूज़ से ज़ीशान खान और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने डस्का में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी और सरगर्म कारकुन रहे और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा हैं डस्का के। उन्होंने 2014 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन किया। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों जॉइन किया और ऐसी क्या वजूहात थी जो वो कप्तान के विजन को लेकर डस्का में चल रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ज़ियाउल्लाह खारा साहिब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने 2014 में पीटीआई को ज्वाइन किया। सर, ऐसी क्या वजूहात थी जिन्होंने आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आने के लिए मजबूर किया? जी देखिए, मैंने 2014 में जब शमूलियत की तो ख़ान साहब के विज़न को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनका एक मंशूर था कि वो मंशूर पर्सनल था, ये पर्सनल नहीं था, कि मंशूर था कि पाकिस्तान को तरक्की किस तरह करवाई जा सकती है और पाकिस्तान की खिदमत की पाकिस्तानी अवाम की खिदमत किस तरह का तरीके से की जा सकती है। और मैंने जब उनका विज़न सुना और पढ़ा, उनको चेक किया कि जी ख़ान साहब, मेरा ख़्याल है कि इतना दर्द वाला कोई भी इससे पहले कोई लीडर नहीं था कि जिस तरह ख़ान साहब कहते थे, पब्लिक की बात करते थे, पाकिस्तान की बात करते थे। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा यार बिल्कुल मैं भी इसी तरह सोचता था कि किसी ऐसी पॉलिटी को ज्वाइन किया जाए जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करे और पाकिस्तान की पब्लिक की बात करे। तो मैंने पीटीआई में शमूलियत की। उस वक़्त तो ख़ैर हमारी जो 2014 के बाद 11 मई का पहला फंक्शन था, जलसा इस्लामाबाद में था, तो उससे पहले मैं शमूलियत कर चुका था और हमने उसके बाद फिर भरपूर पीटीआई के प्लेटफार्म पे खान के विज़न को हर जगह जगह पे हमने प्रमोट किया। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 2018 में आपको एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट मिली, उसके बाद आपसे वापस ले ली गई। सर, ऐसी क्या वजूहात थी और क्या ऐसी वजह थी जो आप इलेक्शन के लिए जो नामज़द ना हो सके और आपको टिकट ना मिली? ये मैं समझता हूँ कि जी, ये अगर जिन लोगों ने फ़ैसला किया था और जिन लोगों ने फ़ैसले को वापस लिया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन लोगों को वो नान मचोर तो मैं कह सकता हूँ, या जो भी आप समझें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर किसी आप वर्कर को पहले टिकट देते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो उसकी टिकट को कैंसिल किया जाए। अगर तो वो इलेक्शन के अहल नहीं या उसकी रिप्यूट बेहतर नहीं है, फिर आप करें। अगर आपके पास कोई एलिगेशन है लीगली, फिर उसको आप रिफ्यूज़ करें। अगर नहीं है तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह पार्टी का जो है रिप्यूट है वो ख़राब होती है। और जो वोटर सपोर्टर होता है वो एक बंदे के पीछे चलता है, और जिस बंदे ने इतनी वर्किंग वर्किंग की होती है, देखिए वो हल्के में बड़ा काउंट करता है। और कोई भी शख्स है वो बरादरी वाइज, इलाका वाइज, जारी बात है, उसने अगर वर्किंग की है तो फिर लोग उसके पीछे होते हैं, लोग उसको चेक करते हैं, फिर पार्टी में शमूलियत करते हैं। जारी बात है उस बंदे की वजह से ही लोग पीटीआई में शामिल हुए। इसी तरह हमारा भी ऐसा ही सीन था। खैर बगैर उन्होंने किसी एलिगेशन के उन्होंने हमारी टिकट को कैंसिल कर दिया। फिर कोई हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम इलाके में रहते थे, मकामी थे, और लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मजबूर किया, जी आप हर हाल में इलेक्शन लड़े, हम आपके साथ हैं। फिर हमारा एक पैनल बना, पैनल के ज़रिए हम लोगों ने फिर इलेक्शन लड़ा। फिर उसके नताइज भी आपके सामने हैं, जिस तरह पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ उन लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि जिन्होंने हमें वोट दिया, जो हमारे साथी थे शहर से, शहर की बाहर यूनियन काउंसिलों के। तो वो लोग आज भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमें बड़ा झटका लगा, क्योंकि हम रियल पीटीआई के वर्कर थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो ज़ाहिर बात है, अगर फिर उसके बाद आप उसको पूछते भी नहीं हैं कि जी आपकी टिकट बगैर किसी वजह से कैंसिल कर दी गई है, एज ए आपके मुकाबले में जिन कैंडिडेटों को आप टिकट देते हैं वो भी कैंडिडेट्स आपके पास नहीं आते, तो ना कोई मरकज़ी क़यादत आती है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट की क़यादत आपसे आके कोई रब्ता करती है, जी आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है हमारी मजबूरी होती है को हमने हल्के में लोगों में रहना होता है। तो बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम लोग फिर इलेक्शन में आए और हमने इलेक्शन लड़ा। अच्छा सर, जब आपसे टिकट वापस ले ली गई और आपने आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ा, आप काफ़ी डिसहार्ट भी हुए होंगे और आपके कानों में ये भी सरगोशियाँ हुई होंगी कि आप पीटीआई को छोड़कर हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। दूसरी पार्टीज़ के मेंबर्स ने आपके साथ रब्ता किया होगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत पीटीआई का वर्कर था, और मैंने कोई अपनी तरमीम चेंज नहीं की थी जो कि एज ए पीटीआई के ख़िलाफ़ जाती हों चीज़ें। इलेक्शन हमने ज़रूर लड़ा जी। देखें हमें गुस्सा भी था,
और हम समझते थे हमारा हक है और किसी दूसरे को दिया गया है। तो हमने तो कोई अपना पीटीआई का ऐसा कोई झंडा या पीटीआई के मंशूर के ख़िलाफ़ या पीटीआई की किसी फ्लैक्स को भी नहीं उतारा था। हम तो ऐसे ही आज़ादाना तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे, और इलेक्शन सिर्फ लड़ने का एक ही मकसद होता है। देखिए, अगर तो कोई गैर सियासी बंदा है तो वो तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ज़ाहिर है, हमने वर्किंग की थी, हम मकामी लोग थे, डस्का में रहते थे, तो हमने अपने लोगों को किसी ना किसी तरह से तो फिर छोड़ के नहीं जाना था ना। लेकिन वो ज़ाहिर बात है हमारे पीछे थे। वो जो दोस्त थे हमारे, जो वोटर सपोर्टर होते हैं, वो हमें मजबूर करते थे जी आप इलेक्शन लड़ें। तो हमें देखिए अपने लोगों को पहले सोचना पड़ता है कि जी हम उनको अगर इग्नोर कर देते तो आज हमारी ये पोजीशन नहीं होनी थी। इसलिए हमने फिर वो इलेक्शन जो है ना वो पब्लिक की डिमांड पे लड़ा जी। अच्छा सर, वैसे पीटीआई के मंशूर में ऐसी क्या चीज़ है या इमरान खान के विजन में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतना लगाओ, इतना प्यार, और आपने भी इमरान खान के विजन को अपना विजन बना लिया? आपको क्या चीज़ इंप्रेस करती है इमरान खान के विजन में? भाई देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है तो आप सब है ना जी। देखिए, अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक की बात करते हैं, यार इससे बढ़ के और आपको क्या गारंटी चाहिए? एक ईमानदार लीडर आपके पास है, आपके मुल्क को प्रमोट करना चाह रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक को वो चीज़ें बता रहा है जो कि इससे पहले कभी भी आज तक किसी लीडर ने नहीं बताई। तो मेरा ख्याल है ये सारी काफ़ी चीज़ें नहीं, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो फिर तो हज़ारें मसाले ऐसी हैं कि आप उनको 2 दिन तक भी अगर पढ़ते रहेंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे, तो वो ख़त्म नहीं होने वाली। सही। अच्छा सर, जैसे आजकल इश्यूज चल रहे हैं महंगाई के और दूसरे मामला सारे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान बार बार ये एक ही बात करते हैं कि ये सारी इन सब चीज़ों के पीछे माफिया है, जो करप्ट लोग हैं, पिछली हुकूमतें हैं, वो मुल्क की मईशत को आगे नहीं लेके जाने दे रहे और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग आपसे भी बात करते होंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक रखते हैं, आप भी हमारी आवाज़ जो है वो आगे असम्बली तक पहुंचाएं या इमरान खान तक पहुंचाएं। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? आवाम तो बहुत परेशान है। देखिए जी, महंगाई मेरा नहीं ख्याल कोई आप ऐसा कोई दौर बता दें जिस किसी की भी हुकूमत आई है और नेक्स्ट जब हुकूमत आती है तो महंगाई ना हुई हो। आप चेक कर ले, पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। लेकिन इश्यूज़ तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बाद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कौमों ने तरक्की की है तो कुछ ना कुछ तो देखिए पब्लिक का भी अहम रोल होता है। मैं समझता हूँ महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है। ये सिर्फ हमारे दौर में ही महंगाई हुई है ये नहीं हो सकता। लेकिन बहुत से लोगों का जो माजी में जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं वो आज खान साहब के और पीटीआई की हुकूमत के सामने आ रही हैं। ज़ाहिर बात है, जो इनको फेस करेगा उन्हीं के वो सारा जो है ना वो नज़ला उन्हीं के ऊपर पड़ेगा कि जी इन लोगों का कसूर है। हालांकि मैं समझता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी भाई वेल एजुकेटर लोग हैं उनको ये इन चीज़ों का सबका पता है। देखिए, खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। खान साहब ने कोशिश की है, हमेशा पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की पब्लिक की बात की है, वो मैनेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और इंशाल्लाह होंगी भी ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कहेंगे जी नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है, शायद आपको एज ए पाकिस्तान के पाकिस्तानी होने पे या पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो है काफ़ी बेहतर हुआ है। पाकिस्तान की रिप्यूट बहुत बेहतर हुई है। अब लोग आपका नाम ले रहे हैं, इससे बढ़ के खुशी की बात क्या हो सकती है कि अगर आप किसी गैर फॉरेनर में मुल्क में बैठे हुए हैं तो आपके मुल्क की बात होती है, आपके वज़ीर आज़म की बात होती है और लोग उसको उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार आपके मुल्क में एक अच्छा खासा लीडर आया जो बड़ा ईमानदार है और आपके मुल्क की बात करता है, आपकी पब्लिक की बात करता है। इससे पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो इंशाल्लाह महंगाई का इशू जो आप लोग या पब्लिक बार बार कह रहे हैं ये मैनेज हो जाएंगी। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगाई के अलावा भी उनको भी मैनेज करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हो जाएंगी नेक्स्ट सीज़न आने तक। अच्छा सर, जैसे आप जानते हैं कि NA-75 जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इसकी जो है नेशनल असम्बली की सीट है वो खाली है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले मेंबर नेशनल असम्बली थे ज़ाहिर शाह साहब, उनकी वफ़ात के बाद ये जो सीट है ये खाली है। आप क्या उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के टिकट के लिए, और आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि इस दफ़ा आपको टिकट जो है वो लाजमी मिलेगी? जी देखिए, मैं तो एक बड़ा सादा सा हार्ड वर्कर हूँ। मुझे तो अल्लाह पे यकीन है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इस दफ़ा यकीन है कि हमारी पार्टी मेरिट पे फ़ैसला करेगी। कोई ऐसा फ़ैसला नहीं होगा, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन जब होता है तो
हमारी लीडरशिप के पास काफ़ी टाइम होता है। जब जनरल इलेक्शन होता है तो टाइम की शॉर्टिंग होती है, कुछ फ़ैसले अच्छे होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि वो पार्टी मेरिट पे फ़ैसला करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें टिकट मिला तो आपको पता चलेगा और हम किस तरह के कैंडिडेट साबित होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तो ये है कि एक हम लोग डस्का में रहते हैं, मकामी हैं, बरादरी वाइज भी हम स्ट्रांग दूसरे कैंडिडेटों से बेहतर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जिसका आवाम के साथ राब्ता है वो बेहतर कैंडिडेट है। अच्छा सर, डस्का के अवाम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह? यार कोई वजह नहीं है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की देन है और उन लोगों की और भाइयों की मेहरबानी है जो हमें इतनी इज़्ज़त देते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि शायद सारी ज़िंदगी भी अगर आप किसी का कर्ज़ उतारे तो वो नहीं उतार सकते। ये पब्लिक जो होती है, पब्लिक और कैंडिडेट का जो रिश्ता होता है, ये बड़ा नाजुक और मजबूत भी होता है। जो कैंडिडेट होता है, मैं समझता हूँ कि पब्लिक का और उसका अगर फासला बहुत ज़्यादा है तो वो कभी भी कैंडिडेट नहीं बन सकता। अगर पब्लिक के दरमियान और कैंडिडेट के दरमियान जितना मैक्सिमम फासला कम होगा वो उतने पब्लिक में पॉपुलर होगा। अच्छा, आखिर में सर आप डस्का की अवाम के को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं हमेशा डस्का की अवाम का मशकूर हूँ और मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने डस्का के लिए अच्छे काम करें, डस्का की बेहतरी के लिए काम करें, लोगों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलाएं ताकि हमारे जो मसाइल हैं उनको हम मिलकर सारे सियासी वर्कर्स एज ए पीटीआई या दूसरे मुखालफिन भी, मैं कहूँगा कि मुखालफिन को ये है कि आप करें, इख्तलाफ राय रखें एक दूसरे के बारे में, लेकिन जब डस्का की बात होती है या मेरे हलका की बात होती है, इलाके की, तो उसे मैनेज करना चाहिए इन सब ज़िम्मेदार लोगों को। बल्कि इस तरह का मैसेज नहीं पब्लिकली देना चाहिए कि आप अपनी मुखालफत के ज़रिए पूरी पब्लिक का या पूरे एरिए का उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी अहम चीज़ें होती है। देखें, जिन लोगों की या जिस दुनिया की ये मसालें देते हैं उन लोगों में या पाकिस्तान के सियासी बंदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो अपनी सोच अच्छी रखते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं या गवर्नमेंट में हैं। जब तक आप अपने इलाके की, अपने कौम की, अपने पब्लिक के लिए आप अच्छी सोच, अच्छी राय नहीं रखेंगे तो कैसे पब्लिक के आप मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक़्त का। नाज़रीन, आपने खारा साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।